जिंदाबाद 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 विप्लव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे लेके रहेंगे पुरानी पेंशन, लेके रहेंगे पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। विप्लव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और वो कर्मचारियों के लिए कोई भीख नहीं है। पहले आप व्यवस्थाओं को सुधार लें, उसके बाद किसी भी योजना का संचालन करें। एक तरफ तो हमें 60,000 70,000 रुपये सैलरी मिल रही है और उसके बाद जब हम रिटायर होते हैं तो अगले ही महीने हमें पेंशन के रूप में 1,000 रुपये मिलेगा, तो वो हमारे मुंह पे एक तमाचा होगा। स्कूलों में भी आधे आधे स्कूल डूब गए हैं। इतनी परेशानी हो रही है कि हमारा टीचर वहाँ पहुँच नहीं सकता स्कूल। कि अगर हमारे जीवन का अंतिम सांस भी होगा तो हम अंतिम सांस तक अपने पेंशन के लिए संघर्षरत रहेंगे और पेंशन हम लेकर रहेंगे। हम 12 घंटे के लिए हायर नहीं किए गए हैं। हम विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय के समय के लिए हायर किए गए हैं। हम उतना ही काम तो करेंगे। हमारी एक मांग ये भी है कि जो इतने भी हमारे स्कूलों के जो क्लरिकल स्टाफ हैं उनका समय निर्धारित किया जाए कि भाई तुम्हें इतने टाइम से इतने टाइम तक तुम्हारी जॉब है, इतने टाइम से इतने टाइम तक आप अपनी जॉब करोगे। हमारी जब समस्याओं का समाधान होगा तभी शिक्षा व्यवस्था सही चलेगी और हम भी समाज का अभिन्न अंग है। हमारी समस्याओं का संज्ञान सरकार को लेना पड़ेगा। शिक्षक लगातार पुरानी पेंशनों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहा है। ये प्रदर्शन लगातार 14 साल से लगातार जारी है। मेरे साथ मंडलीय मंत्री हैं आसिफ हसन साहब, इनसे बात करूंगा कि ये प्रदर्शन जो चल रहे हैं आखिर आपकी कब सुनवाई होगी। जो आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक आपको क्या इसका समाधान मिला है? जी सर। देखिए, पुरानी पेंशन जो हमारा अधिकार है, जो हमें अंग्रेज़ों के ज़माने से मिलता चला आ रहा था, उसको लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं। हमारा अधिकार है, वो भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और बाबा साहब ने ये भी अंकित किया है कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और वो कर्मचारियों के लिए कोई भीख नहीं है। जब कर्मचारी अपनी पूरी जवानी इन सरकारों के आगे अपनी गिरवी रखता है 18 साल से लेकर और 60 साल तक, जब वो इनको सेवा करता है, रातों दिन इनके दिए हुए आदेशों का अनुपालन करता है और जब शासन से कोई भी आदेश जारी होता है तो डोर टू डोर जाकर, गांव टू गांव जाकर, मोहल्ले टू मोहल्ले जाकर जब वो उसका अनुपालन कराता है, तब राज्य कर्मचारी 60 साल की उम्र अपनी पूरी कर लेता है तो 60 साल के बाद फिर वो कहाँ जाएगा? अगर उसका पेंशन जो बुढ़ापे का सहारा होता है, बुढ़ापे की लाठी होती है, सहारा होता है उसका, आत्मसम्मान कर्मचारी का भी होता है, तो अपने आत्मसम्मान कर्मचारी का जो पेंशन से बचा रहता था अब तक, तो अपना आत्मसम्मान पाने के लिए हमारा ये संघर्ष है कि हम जब 60 साल हम बाद रिटायर होंगे, हम जाएंगे तो बिना पेंशन के हम क्यों जाएंगे? थोड़ा सा आप सोचिएगा कि एक तरफ तो हमें 60,000 70,000 रुपये सैलरी मिल रही है और उसके बाद जब हम रिटायर होते हैं तो अगले ही महीने हमें पेंशन के रूप में 1,000 रुपये मिलेगा, तो वो हमारे मुंह पे एक तमाचा होगा और हमारे लिए एक अभिशाप होगा और हमारे लिए एक बहुत परेशानी का टाइम आने वाला है। उस परेशानी के समय से बचने के लिए आज हम आंदोलनरत हैं और आंदोलनरत हम एक ऐसी सरकार से हैं जिस सरकार से हमें उम्मीद है, क्योंकि यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब गोरखपुर के सांसद थे तब उन्होंने एक लेटर लिखा था कि कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए उस टाइम के प्रधानमंत्री को। आज जब वो खुद मुख्यमंत्री हैं और उनके अधिकार में है तो हम उनको उस लेटर का हवाला देते हुए उनको याद दिलाना चाहेंगे कि वो अपने लेटर का संज्ञान लें। और वो क्योंकि जब विपक्ष में थे तब हमारे बहुत बड़े हितैषी थे, आज सरकार में हैं, सत्ता में हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश का बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं, सभी के हमदर्द हैं, हर आदमी उनको चाहता है, तो कर्मचारियों को भी उनको प्यार दिखाना चाहिए और अपने लेटर का उनको याद दिलाने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं कि अपना लेटर जो आपने लिखा था पेंशन के लिए, उस लेटर को संज्ञान लीजिए और पुरानी पेंशन हमारी बहाल करिए और हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। आपने बताया कि लगभग 14 साल से ये प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं निकला। आखिर इसका समाधान क्यों नहीं निकला? किस मंत्री साहब ने अपनी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? हमने इसके लिए कई सारे आंदोलन किए, हमने मशाल जुलूस भी निकाले, हमने धरना प्रदर्शन भी किए, हमने मोटरसाइकिल रैली भी निकाली, हमने बाइक रैली भी निकाली, हमने पद यात्रा भी निकाली और हमने लखनऊ में इको गार्डन में भी कर्मचारियों को 3 से 4 लाख कर्मचारियों को लेकर शासन तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया। हमने दिल्ली में रामलीला मंदिर, रामलीला ग्राउंड पर भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ी 15 से 20 लाख की कर्मचारियों की संख्या लेकर हम लोग वहाँ उपस्थित थे और हमने वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी डिमांड करी हमने। हम बार बार डिमांड कर रहे हैं, सरकारों को चेता रहे हैं कि हमें चेत जाइए और हमारी पेंशन जो हमारा अधिकार है वो हमें दीजिए, क्योंकि पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा है और पेंशन हम हर हालत में लेकर रहेंगे। और हम आज ऐलान करते हैं कि अगर हमारे जीवन का अंतिम सांस भी होगा तो हम अंतिम सांस तक
अपने पेंशन के लिए संघर्षरत रहेंगे और पेंशन हम लेकर रहेंगे। लगातार सर सरकारों को चिता रहे हैं, लेकिन कल आपके द्वारा भी एक कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन हुआ, काफ़ी बड़ी संख्या में प्रदर्शन हुआ, तो वो किस चीज़ का प्रदर्शन है? उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस और रजिस्टर वगैरह के लिए डिजिटल व्यवस्था लागू की है। प्रदर्शन इस बात का था कि जो हमारी व्यवस्था है, हम ग्रामीण अंचल में पढ़ाने जाते हैं, हम टीचर हैं, वहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। मेन उद्देश्य यही था कि जब तक हमारी मूलभूत सुविधाएं और समस्याएं दोनों का समाधान नहीं होगा, तब तक हम डिजिटल अटेंडेंस नहीं दे सकते। अब आप समझिए, जब आपने टैबलेट दे दिया, सिम आपने ऐसा दे दिया कि वो वर्क ही नहीं कर रहा, वोडाफोन आइडिया का दे दिया, कैसे डिजिटल अटेंडेंस लगेगी? इंटीरियर में तो आप वोडाफोन ले जाइए, डिजिटल अटेंडेंस लगाने के लिए जियो ले जाइए, एयरटेल ले जाइए, नेटवर्क कनेक्टिविटी है ही नहीं। 8 बजे का टाइम है, 8 बजे हमारा शिक्षक पहुंच जाएगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, टाइम आउट हो जाएगा, उस दिन का वेतन कट जाएगा। तो हमें तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। रही बात शिक्षकों के आने जाने के लिए रास्तों की, अभी आपने देखा इतनी बुरी कंडीशन में रास्ते हैं, कहीं टूटे रास्ते हैं, कहीं पानी भरा है, स्कूलों में भी आधे स्कूल डूब गए हैं। इतनी परेशानी हो रही है कि हमारा टीचर वहाँ पहुँच नहीं सकता स्कूल, तो कैसे डिजिटल अटेंडेंस लगेगी, कैसे उसकी रिकॉर्ड कीपिंग होगी? और जब ऑफिसेज में ब्रॉडबैंड है, ऑफिसेज में वाईफाई है, और हम बैंक में कभी कभी ट्रांजैक्शन के लिए जाते हैं, कहते हैं कनेक्टिविटी नहीं है। रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं, कहते हैं कनेक्टिविटी नहीं है। क्यों भाई? जब वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है तो इंटीरियर में कैसे होगी? पहले आप व्यवस्थाओं को सुधार लें, उसके बाद किसी भी योजना का संचालन करें। रही बात दूसरी समस्या, बीएलओ में टीचर अपॉइंट है, 80% टीचर बीएलओ में अपॉइंट है। ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो हम काम करते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है तो हम काम करते हैं, राज्यसभा लोकसभा का चुनाव होता है तो हम काम करते हैं, लिस्ट हम बनाते हैं, सारे काम हम करते हैं। अब हमारा विद्यालय का समय 8 बजे से 2 बजे है, और जब 8 बजे से 2 बजे का टाइम है तो हम बीएलओ का काम किस समय जाकर करेंगे बताइए? तहसील से आदेश आता है कि आपके पास फॉर्म नंबर 6 लंबित हैं, उनका निस्तारण करिए। तो क्या हमारा शिक्षक सुबह 7 बजे स्कूल जाएगा, 2 बजे तक विद्यालय में रहेगा, 3 बजे अपने घर पहुंचेगा, फिर बीएलओ का थैला उठा के काम करने जाएगा क्या? हम 12 घंटे के लिए हायर नहीं किए गए हैं, हम विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए, विद्यालय के समय के लिए हायर किए गए हैं, हम उतना ही काम तो करेंगे। समस्याओं का समाधान नहीं है, किसी भी पटल पे समाधान नहीं है। समस्याएं अगर आप समझें तो हमारे जो शिक्षिकाएं हैं सीसीएल अप्लाई करती हैं, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन पोर्टल पे पेंडिंग है, कोई उसे देखने वाला नहीं है। क्यों भाई? समस्या का समाधान शासन को प्रशासन के साथ मिलकर ऐसे करना चाहिए कि संस्था में विद्यालय में हेड बैठे हैं, इंचार्ज बैठे हैं, उन्हीं को दे दो, सब ऑनलाइन है, मानव संपदा पर दिखाई दे रहा। एक शिक्षिका हमारी 2 साल की ही सीसीएल ले सकती, उससे ज़्यादा तो ना तुम दे सकते, ना हेड दे सकता, ना कोई अधिकारी दे सकता। तो समस्याओं के समाधान पर सरकार का वो नहीं है, व्यवधान फैलाना है, टीचरों को परेशान करना है। तो इसलिए हम चाहते हैं डिजिटल अटेंडेंस तभी लागू हो, पहले हमारी समस्याएं और जो हमारी ज़रूरत है विद्यालयों की, उनका निराकरण हो, तब आगे बैठ के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। हम डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ नहीं है, लेकिन पहले सुविधाएं तो हमें मिले, समस्याएं का तो निराकरण हो। उसके अलावा 1000 तरह की परेशानी हमारा शिक्षक झेलता। मिड डे मील में इतनी बड़ी परेशानी है कि हम प्रधान के साथ कोऑर्डिनेट करते करते परेशान हो जाते हैं। कभी वो खाद्यान्न नहीं देता, कभी दूध नहीं देता, कभी फल नहीं देता, हमारा शिक्षक जूझता रहता, लड़ता रहता। अब डिजिटल अटेंडेंस लगानी है, पहले मिड डे मील का खाद्यान्न लेने जाना है, तो अब कहाँ से डिजिटल अटेंडेंस लेगी, कहाँ से खाद्यान्न हम लेके आएंगे? तो हमारी जब समस्याओं का समाधान होगा तभी शिक्षा व्यवस्था सही चलेगी, और हम भी समाज का अभिन्न अंग है। हमारी समस्याओं का संज्ञान सरकार को लेना पड़ेगा, और जब तक सरकार हमारी समस्याओं का संज्ञान नहीं लेगी और समाधान नहीं करेगी, ये संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। सभी चुनावों की जिम्मेदारी सर ने बताया कि डाल दी जाती है, नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, सारी जिम्मेदारी आप ही लोगों पर रहती है, लेकिन उसके बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता। तो क्या रणनीति हैं आपकी आगे की? मतलब ये कहना है कि पहली तो हमारी जो पहली मांग है हमारी, वो है मतलब पुरानी पेंशन की, वो बहाल होनी चाहिए। और जो दूसरा सरकार ने इस बार किया है, जो आदेश आए हैं कि बायोमेट्रिक के जो आदेश आए हैं,
तो अब उसमें थोड़ा-सा समय मतलब लिपिक वर्ग का समय थोड़ा-सा उसमें निर्धारित होना चाहिए कि कब से कब तक वो रहेगा मतलब विद्यालय में। जो ऑफ़िसों में है उनके लिए तो कोई वो नहीं है, वो तो 10 से 5 की टाइमिंग है उनकी, लेकिन जो विद्यालय में है, जो हमारे साथी हैं, उनके लिए थोड़ा-सा टाइमिंग का अगर वो शेड्यूल अगर जारी कर दें वहाँ से, तो ज़्यादा मतलब बेहतरी होगी। तो अब कितने बड़े आंदोलन की तैयारियां कर रहे हैं आप जितने भी शिक्षक हैं, क्या तैयारियां आपकी आगे की? देखिए, हमारी तैयारी यही है कि हम लोगों की डिमांड है पुरानी पेंशन हमें मिले, जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस का इन्होंने सिस्टम शुरू किया है, उसे ख़त्म किया जाए। इसलिए ख़त्म किया जाए, इन्होंने अभी 2 महीने के लिए स्थगित किया है, बात 2 महीने से नहीं बनेगी, उसे आजीवन स्थगित इसलिए करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि ऑफ़िस है और कोई स्कूल है, स्कूल का टाइम एक तो डिफरेंट होता है, ऑफ़िस का टाइम बिल्कुल डिफरेंट होता है। या तो जैसे किसी भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में अगर कोई मामूली क्लेरिकल पद पे कोई अपॉइंटमेंट है, तो क्लेरिकल जो है वो जो क्लर्क है वहाँ पर उस स्कूल में, तो उसका टाइम या तो स्कूल के हिसाब से रखें कि वो नौकरी करे, या फिर ऑफ़िस के हिसाब से रखें कि ऑफ़िस टाइम के हिसाब से नौकरी करे वो। दूसरा मसला उसमें क्या है कि जब हमारा कोई भी क्लर्क है, अगर वो ऑफ़िस में स्कूल में के ऑफ़िस में नौकरी करता है वो, लेकिन उसके बाद पता ये चलता है कि सुबह 7 बजे से स्कूल है, तो 7 बजे उसे वहाँ जाना पड़ता है। 12:30-1 बजे के बाद ऑफ़िस से फ़ोन आता है उसके पास, तो उसको क्योंकि सैलरी भी का बिल भी उसी को बनाना है। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो कोई पोर्टल पे अपलोड करना है, तो वो भी उसी को कराना है। अगर कॉलेज में वाईफ़ाई नहीं है तो उसे जाना पड़ता है बाहर, तो वहाँ साइबर कैफ़े पे जाना पड़ता है उसको, तो वो सब कुछ जाना पड़ता है उसको। लेखाधिकारी भी कभी-कभी बुला लेते हैं, उसे प्रिंसिपल भी बुला लेते हैं, उसे डीआईएस भी बुला लेते हैं, उसे सूचनाओं के लिए भी तत्काल बुला लिया जाता है, तो उसकी नौकरी तो फिर सुबह 7 से रात के 7 तक की हो गई। तो उसमें हमारी एक माँग ये भी है कि जो इतने भी हमारे स्कूलों के जो क्लेरिकल स्टाफ़ हैं, उनका समय निर्धारित किया जाए कि भाई तुम्हें इतने टाइम से इतने टाइम तक तुम्हारी जॉब है, इतने टाइम से इतने टाइम तक आप अपनी जॉब करोगे। उनके ऊपर भी जो अनावश्यक दबाव बनाया जाता है कि आपको फिर ऑफ़िस भी देखना है, आपको जो है क अकाउंट्स भी देखना है, लेखाधिकारी भी देखना है, आपको जो है साइबर कैफ़े से रिलेटेड जितने काम हैं वो भी करने हैं, तो उसके लिए उसको बायोमेट्रिक्स से फ्री रखना चाहिए। क्योंकि अगर वो बायोमेट्रिक अगर मान लो ट्रेज़री गाँवों में तो होती नहीं, ट्रेज़री ज़िले के मुख्यालय पे होती है। तो एक बाबू जब अपने स्कूल से ट्रेज़री आता है तो 30-35 किलोमीटर का उसका अगर डिफ़रेंस है, तो वो वापस अपनी उस दिन को क्लोज़ करने के लिए, अटेंडेंस लगाने के लिए, क्लोजिंग अटेंडेंस लगाने के लिए तो वो स्कूल नहीं जाएगा। तो उसको कहीं न कहीं बाबुओं को जो है इससे बायोमेट्रिक से आज़ादी मिलनी चाहिए। और बायोमेट्रिक्स का जो ये हमारा मामला जो टीचर्स का चल रहा है, इसमें मैं आपको बड़े खुल के कहना चाहता हूँ कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का, पूरे प्रदेश का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इनके साथ है प्रांतीय आह्वान पर। इनको हम सपोर्ट करते हैं और आज भी हम इनके समर्थन का ऐलान करते हैं। जहाँ टीचर जाएँगे, वहाँ इनको हमारा समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य का एक-एक कर्मचारी जो है, वो इन टीचरों के साथ इनका साथ देगा। सर एक सवाल आपसे और कर लेते हैं, सपा सब सरकार में शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई थी, सुना है कि वो लोग भी मतलब अपना कोई केस उनका कोर्ट में पहुंचा हुआ है, तो उनकी क्या समस्या है? शिक्षा मित्र जो थे उस टाइम में भर्ती हो गए थे, फिर उसको वर्तमान सरकार ने जो है हटा दिया था। लेकिन ये है कि वो अपना कोर्ट चल रहा है, उसमें कोर्ट में जैसे आदेश होंगे उसको सभी को मानना तो पड़ेगा। उनका भी उनको उन लोगों को भी आपका समर्थन है? उन लोगों को भी आपका समर्थन है सर शिक्षा मित्रों को लेकर? हम तो शिक्षक हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी के भी घर की रोजी रोटी का निवाला नहीं छीना जाना चाहिए। अगर आप ये समझिए, अगर भगवान विष्णु ने किसी को आशीर्वाद दे दिया, तो क्या भगवान शंकर वो आशीर्वाद वापस ले लेंगे? ऐसा नहीं है। सरकारों को और सत्ताओं को सोचना चाहिए, अगर किसी का घर आबाद हो गया है तो उसे बर्बाद ना करें, कोशिश करें उसमें जो खामियां हैं उसको दूर करें। रही बात अटेंडेंस की, जब तक ये डिजिटल अटेंडेंस जारी है, जब तक इसका पूर्णतया आदेश वापस नहीं लिया जाता, तब तक हमारे तमाम शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ और ये हमारे सभी संवर्ग सेवा संवर्गों के साथी अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। और हमारी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री से यही मांग है कि आप इस विषय का संज्ञान लें। ग्रामीण अंचल में बहुत परेशानियां हैं, रास्ते बहुत ख़राब हैं, कीचड़ है, गारा है, गंदगी है और नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, पहुंचने में बहुत दिक्कत है। स्मार्ट स्कूल कर दिए गए हैं सरकार द्वारा, अभी सरकार द्वारा स्मार्ट स्कूल कर तो दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे वाईफाई नहीं दी गया है, वहाँ पे ब्रॉडबैंड अभी तक नहीं पहुँचाया गया है, तो हम कैसे चलाएंगे स्मार्ट स्कूल? जो हमें एलईडी दिया है वो तो टीवी का भी काम नहीं करेगा, लाइट ही नहीं है। अगर विद्यालय में लाइट होगी, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा नेटवर्किंग का या वाईफाई होगी, तभी तो हम बच्चों को स्मार्ट क्लास के थ्रू स्मार्ट टीच कर सकते हैं। जब हमारे पास स्मार्ट
सुविधाएं होंगी तभी हम अपने आप को स्मार्ट कर सकते हैं, और जब हम स्मार्ट होंगे तो हम बच्चों को स्मार्ट टीचिंग करा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं उनका कहना है कि स्मार्ट स्कूल भले ही हो गए हों, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो अभी तक नहीं मिल पा रही हैं। और ये भी कहा है कि हमारे अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे भी प्रदर्शन ऐसे ही जारी होंगे। खास तौर से राज्य कर्मचारी जो शिक्षक हैं उन्होंने पुरानी पेंशन को लेकर अपनी मांगे रखी हैं, और ये मांगे लगातार 14 साल पुरानी चल रही हैं, और अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो बड़े आंदोलन की एक चेतावनी भी दी है। मैं अपने सहयोगी तैयब मिर्ज़ा के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।